हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका भूगोल सब्जेक्ट है। और इस मॉडल पेपर में हम आपको कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है आज की इस वीडियो में कि इसमें मॉडल पेपर हम सॉल्व करेंगे कि प्रश्न जो बन के आते हैं वो किस तरीके से होगा पेपर की दृष्टि से, और हमें कितने क्वेश्चंस सबको पेपर में करने हैं और पढ़ना कैसे है। तो सारी जानकारी यहाँ से मिलती रहेंगी और आपको सारा जो प्रश्न है वो भी क्लियर होता रहेगा। तो दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नों की तरफ, यानी मॉडल पेपर सॉल्व करने की तरफ। मॉडल पेपर में हम मॉडल पेपर आपका कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, जैसे बीए प्रथम वर्ष के लिए यहाँ पे द्वितीय सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए भूगोल आपका सब्जेक्ट जो मूल सब्जेक्ट बताया गया है, उसका जो प्रश्न पत्र होता है वो मानव भूगोल है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन का मतलब होता है दोस्तों मानव, और ज्योग्राफी का मतलब होता है भूगोल। आपको पता है ज्योग्राफी का मतलब कहता है यानी कि भूगोल, भूगोल का मतलब होता है भूमि होता है पृथ्वी, और गोल का मतलब होता है कि पृथ्वी के चारों ओर की जो गणनाएं हम करते हैं उन्हीं को हम भूगोल कहते हैं। तो यानी कि भूगोल का मतलब आप लोग जानते हैं। जो भी एक छोटा छोटा जो टॉपिक होता है वो आपको मैं क्लियर करता चलूँगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि जितने भी प्रश्न मैं आपको बताते चलता हूँ वो आप लोग ज़रूर रिपीट करते रहिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर के नज़रिए से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और अच्छे से तैयारी भी करिएगा, क्योंकि ये आप एक वो बना लीजिए नोट्स, और नोट्स में आप नोट करते रहिए, जो पॉइंट है वो क्लियर करते चलिए। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है टाइम मैनेजमेंट पता ही, 2 घंटे के पेपर में आपको सारी चीज़ें करनी है। अब नई NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैक्सिमम मार्क्स आपको 75 नंबर का पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है, वही आपको यहाँ पे भी निर्धारित कर दिया गया है। खंड आ में आपको सभी प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर देना है आपको वो 50 शब्दों में देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका मॉडल पेपर दिया जाएगा और मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। तो जैसे भी आपका जो मॉडल पेपर यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी का होता है, तो जितने जैसे वो आपका इंस्ट्रक्शन बोलेगा उसी तरीके से आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको पेपर देने होंगे। तो मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सब्जेक्ट तो एक ही है, लेकिन जो टाइमिंग है वो थोड़ा चेंज होता है और जो मार्क्स होता है वो भी थोड़ा चेंज होता है। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ की बात हम यही कहेंगे कि क्वेश्चन एक ही है और अच्छे से सभी लोग तैयार करिए। अब जैसे पहले का फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि संभववाद किसे कहते हैं। संभववाद का मतलब क्या होता है? संभव का मतलब होता है जो चीज़ें हम संभव यानी कि गणना न करें कि संभव होता है, और संभववाद का मतलब है कि संभाव्यवाद हो जाता है। तो संभववाद का मतलब होता है दोस्तों जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के वातावरण के क्षेत्र हैं और प्रत्येक प्रकार के वातावरण उस क्षेत्र में मानव के निवास के लिए तथा मानव द्वारा साधन उपयोग की जो कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करता है, वही हमारा संभववाद होता है। जैसे प्राकृतिक वातावरण द्वारा दी गई संभावनाओं को मानव अपनी छांट के अनुसार, नहीं छांट का मतलब होता है यानी कि जो छांट करके किसी एक चीज़ को चुनना, उनके प्रयोग करके अपनी जीवन व्यवस्था का प्रारूप निश्चित करते हैं, यही संभववाद के सिद्धांत का अर्थ होता है। तो संभववाद का मतलब आप लोग को समझ में आया होगा, यानी कि जो प्राकृतिक द्वारा वातावरण द्वारा दी गई संभावनाएं होती हैं। जैसे मान लो कि बारिश होने की संभावनाएं हैं, तो ये आपको अलग करना है कि हाँ कल बारिश हो सकती है, ये संभावनाएं हुई, तो यही होता है संभववाद। उसके बाद आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, स्थानांतरण के प्रवसन। स्थानांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे गतिशील, यानी गतिशील का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो इस तरीके से आपका स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण का मतलब इसमें 2 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहले हम स्थानांतरण के बारे में जानेंगे। क्या है यहाँ पे बताया गया है दोस्तों कि प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक प्रवासित तथा स्थानिक प्रवासिता है। क्या है? स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई है और दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच देखने को मिलती है, जिसमें रहने का स्थान तथा पहुंचने के स्थान दोनों भिन्न होते हैं
और इस प्रकार प्रवसन अस्थायी होता है क्योंकि इसमें मानव का विकास निवास स्थान अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। स्थानांतरण के दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर में तो आता है स्थानीय स्थानांतरण जो अंतर क्षेत्रीय अथवा गांव से नगर की ओर होता है, और सेकंड नंबर होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र को हम जाते हैं। मान लीजिए भारत से लंदन, या भारत से अमेरिका, या भारत से ऑस्ट्रेलिया, तो इस तरीके से आपका, या भारत से चीन हो गया, भारत से पाकिस्तान हो गया, या फिर मान लीजिए आप भारत से इंग्लैंड हो गया, तो जैसे भी होगा ये आपका हो गया स्थानांतरण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। स्थानीय का मतलब होता है गांव से शहर की ओर। मान लीजिए आप गांव से आप दिल्ली चल दिए या मुंबई चल दी, तो ये आपका स्थानीय स्थानांतरण के अंतर्गत आता है। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड नंबर, अनुकूलतम जनसंख्या क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में निहित हैं, यानी कि पहले से ही आपको क्वेश्चन बताए भी गए हैं और पेपर में पूछे भी गए हैं। स्टार वाला क्वेश्चन है ये। क्या दोस्तों है? स्टार वाला क्वेश्चन है। स्टार वाले क्वेश्चन में जो भी आपका होता है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे आता है अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम का मतलब होता है दोस्तों कि जिसमें हम निश्चित कर सकें सारी चीज़ें। निश्चित का मतलब होता है एक जो हमारे जानकारी में हो, यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय है किसी क्षेत्र या प्रदेश की उस जनसंख्या से है जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होता हो। संसाधनों का उपयोग होता है ना, जो अनुकूलतम उपयोग होता हो, अधिकतम उत्पादन संभव होता है तथा प्रति व्यक्ति आय एवं जीवन उच्च स्तर होता है और अधिकतम आर्थिक कल्याण संभव होता है। यही बात डॉक्टर डाल्टन महोदय जी के अनुसार बताया गया है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? अधिकतम। अनुकूलतम जनसंख्या होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती हैं। तो ये क्या होता है? अनुकूलतम जनसंख्या क्या है, यानी कि अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में था। फिर आता है फोर्थ नंबर, मानव बस्तियों के प्रकार, यानी कि मानव बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आता है मानव बस्तियों के प्रकार। निम्नलिखित रूप से यहाँ पे बताया कि मानव बस्तियाँ 4 प्रकार की होती हैं, जिनको किसी बस्ती में मकानों या झोपड़ियों, यंत्रागार, स्नानागार तथा आर्थिक कार्य संबंधी अन्य भवन आदि के पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित किया जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है फर्स्ट नंबर, एकाकी अथवा प्रकीर्ण बस्तियाँ। एकाकी अथवा प्रकीर्ण बस्तियाँ हो गई। सेकंड नंबर आता है सघन या गुच्छित बस्तियाँ हो गई, सघन या गुच्छित बस्तियाँ। थर्ड नंबर आता है संयुक्त बस्तियाँ। संयुक्त का मतलब आप जानते हैं। फिर आता है फोर्थ नंबर अपखंडित बस्तियाँ। अपखंडित का मतलब होता है छोटे छोटे खंडों में विभाजित। संयुक्त का मतलब होता है दोस्तों कि एक साथ कई बस्तियाँ हो जाती हैं, मतलब एक साथ, मतलब जो 4-5 जो हो जाती हैं गांव एक साथ में ही हो जाते हैं। और सघन एवं गुच्छित बस्तियाँ होती हैं कि सघन यानी कि छोटे छोटे में ऐसे एक एक में 3-3 4-4 हो जाते हैं, तो इसी को कहते हैं सघन बस्तियाँ। एकाकी एवं प्रकीर्ण क्या होती हैं? किसी एक का, यानी इतने दूर में एक लोग का, फिर इतने दूर में एक का, और इतने दूर में, तो ये आपका आता है एकाकी अथवा प्राकीर्ण बस्तियाँ जो होती हैं। तो ये हो गया आपका मानव बस्तियों के प्रकार। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि सांस्कृतिक प्रदेश से तात्पर्य उस विस्तृत भूभाग से है जिसके निवासियों में महत्वपूर्ण गुणों में मौलिक एकता, संकलन, विन्यास, एकीकरण समान रूप से पाया जाता है, और ये विशेषताओं के कारण दूसरे सांस्कृतिक प्रदेश के निवासियों में उनमें विभिन्नता पाई जाती हैं। अब इसमें निम्नलिखित रूप से बताया गया है। फर्स्ट नंबर में बताया गया है दोस्तों पश्चिमी सांस्कृतिक प्रदेश, सेकेंड नंबर आता है इस्लामी सांस्कृतिक प्रदेश, और थर्ड नंबर आता है भारतीय सांस्कृतिक प्रदेश, और फोर्थ नंबर आता है आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया सांस्कृतिक प्रदेश, और 6 नंबर में दोस्तों आता है मध्य अफ्रीकी सांस्कृतिक प्रदेश। तो ये सारे आपके 6 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सांस्कृतिक प्रदेश हैं जो हर बार में युक्त होता है और अलग अलग देशों में पाई जाती है। तो दोस्तों ये था आपका सांस्कृतिक प्रदेश। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, आपको बताया जाए सांस्कृतिक प्रदेश के बारे में। अब आता है 6 नंबर, प्रजाति की परिभाषा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। प्रजाति की परिभाषा बताया गया है कि मानव शास्त्रों के अनुसार प्रजाति एवं जैविकीय और प्राण शास्त्रीय संकल्पना है। इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह की प्रजाति मानी गई है। यहाँ पे प्रोफेसर
ब्लास महोदय जी के अनुसार बताया कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। तो ये किसके अनुसार बताया गया है? प्रोफेसर ब्लास महोदय जी के अनुसार, ब्लास महोदय जी के अनुसार बताया गया है ये। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि 7वां नंबर है यहाँ पे, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? जनसंख्या घनत्व में आप क्या जानते हैं? आप जनसंख्या घनत्व के बारे में बताइए। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ और अच्छे से समझाने का भी प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल बराबर मिलता रहे और अच्छे से तैयारी करते रहे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब जैसे बताया गया जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? जनसंख्या घनत्व किसी क्षेत्र, यानी कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है किसी क्षेत्र विशेष की कुल जनसंख्या एवं उसी क्षेत्र विशेष के क्षेत्रफल के अनुपात को दर्शाता है। अर्थात उस क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर औसत कितनी जनसंख्या निवास करती हैं को इसको प्रदर्शित करता है। और इस प्रकार जनसंख्या घनत्व और क्षेत्र जनसंख्या के मध्य अनुपात को इंगित करता है। यह प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निकाला जाता है और इसे हम निम्न सूत्र में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं जनसंख्या घनत्व बराबर क्षेत्र की कुल जनसंख्या बटे क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका आता है घनत्व कई प्रकार का होता है। इसी प्रकार आपको घनत्व, जनसंख्या घनत्व को मापा जाना है कि कुल जनसंख्या घनत्व इज इक्वल टू क्षेत्र की जनसंख्या, क्षेत्र की जितनी भी जनसंख्या होती है, और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, जो क्षेत्रफल है उसको वर्ग किलोमीटर में हम चेंज करके, तो इस तरीके से जनसंख्या घनत्व को हम निकाल सकते हैं। भाई ये आपका हो गया जनसंख्या घनत्व के बारे में। अब आपका आता है फिर 8वां नंबर कि मानव प्रजाति से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों मानव प्रजाति के बारे में। मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर के आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यानी कि मानव शास्त्रियों के अनुसार प्रजाति एक जैविकीय और प्राणशास्त्रीय संकल्पना है। इसके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट समूह, यानी एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना गया है। तो ये आता है मानव प्रजाति के बारे में, यानी कि मानव प्रजाति के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां नंबर, नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास क्या होता है दोस्तों? नगरीय अधिवास का मतलब है जो नगर में रहने वाले। अधिवास का मतलब होता है रहने वाले। क्या होता है? अधिवास का मतलब होता है रहने वाले। अब नगरीय का मतलब होता है नगर में रहने वाले, यानी कि नगर में रहने वाले। अब नगरीय अधिवास जो होता है वो उद्योग, यानी कि नगरीय अधिवास उद्योग, व्यापार, प्रशासन, सुरक्षा, संस्कृति और मनोरंजन के केंद्र होते हैं। नगरीय अधिवासों में प्राथमिक क्रियाओं के बजाय द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाओं की प्रधानता होती है। जनसंख्या घनत्व अधिक होता है तथा यातायात एवं परिवहन साधनों आदि का समुचित विकास होता है। नगरीय अधिवासों में गांव की अपेक्षा श्रम विभाजन, पेशों की विशेषीकरण तथा उग्र सामाजिक विषमता देखने को मिलती है। जनसंख्या से निर्भरता अनुपात कम होता है तथा प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। तो ये क्या होता है दोस्तों? नगरीय अधिवास की मुख्य विशेषता थी ये। फिर आता है 10वां नंबर जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट आप लोग जानते हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया भी गया है। जैसे जनसंख्या विस्फोट से अभिप्राय तीव्र जनसंख्या वृद्धि से होती है। क्या होता है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि से। और जनसंख्या दबाव एवं जनसंख्या विस्फोट की स्थिति निम्न 3 कारकों की परस्पर अंतर क्रिया बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट नंबर तो बताया गया आपका भूमि या संसाधन, सेकेंड नंबर जनसंख्या तथा थर्ड नंबर जनसंख्या या लोगों की आकांक्षाएं। अब मोबोनजी के दबाव में 3 स्थितियाँ वो भी बतलाई गई हैं। कौन कौन? जब संसाधन और जनसंख्या दोनों कम हो परंतु जनता की आकांक्षाएं अधिक हो। सेकेंड नंबर बताई है यानी कि मोबोगुंजे के द्वारा, जब संसाधन कम हो परंतु जनसंख्या की आकांक्षाएं अधिक हों। थर्ड नंबर बताई गई है
कि जब संसाधन तथा जनता की आकांक्षाएं कम हो पर जनसंख्या अधिक हो। तो ये तीनों जो है वो मोवो गुंजे ने दबाव की 3 स्थितियों की संभावनाएं बताई हैं। तो ये था आपका 10th क्वेश्चन सेक्शन ए का, यानी कि खंड आ का आपका जनसंख्या विस्फोट में। अब आता है खंड बा। केवल इसमें आपको 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों सारे। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन आपको बताया गया है कि जनसंख्या स्थानांतरण के प्रकारों को बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है दोस्तों जनसंख्या स्थानांतरण के बारे में। अब इसमें लिखेंगे आप लोग, जैसे आपको बताया गया कि स्थानांतरण का मतलब होता है दोस्तों कि एक प्रकार की भौगोलिक एवं स्थानिक गतिशीलता है जो एक भौगोलिक इकाई से हम दूसरी भौगोलिक इकाई में होता है। इसके फलस्वरूप उत्पत्ति स्थल वाले तथा पहुंच स्थल वाले दोनों के क्षेत्रों में परिवर्तन होता है। क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या की गतिशीलता को दो प्रमुख वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर तो आपका आंतरिक प्रवास आता है और सेकंड नंबर होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास में जैसे आता है जब एक राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र की सीमाएं पर, यानी कि जो एक राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र की सीमाएं पार किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया आंतरिक प्रवास कहलाती है। क्या कहलाती है? आंतरिक प्रवास कहलाती है। यानी कि प्रोफेसर डोनाल्ड जी का कहना है इसमें कि आंतरिक प्रवास में जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत अपने मूल निवास को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगता है, तो वह जिस स्थान पर आकर बसता है उस स्थान पर उसका बसना या अंतर्गमन अंतर्प्रवास या अंतर्देशांतर कहलाता है। सेकंड नंबर आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। इसमें आता है कि इस प्रकार के प्रवास में मानव समूहों का प्रवास एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में होता है, और जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी देश में रहने के उद्देश्य से विदेश से जाता है तो उस देश में प्रवासी नागरिक कहा जाता है। जबकि अपने देश को छोड़ को जाता है और उस देश में वह व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह बहिर्गंतुक कहलाता है। वर्तमान समय में अधिकांश देशों की सरकारें प्रवासी नागरिकों के अस्थायी रूप से निवास पर कठोर प्रतिबंध लागू कर दिया है, जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रवास धीमी गति से हो रहा है। तो ये था दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के बारे में। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन से थर्ड नंबर है कि नगरीय अधिवासों की विशेषताएं बताइए। अब आपका आता है नगरीय अधिवासों की विशेषताएं बताइए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों आपका थर्ड नंबर खंडवा का। इसमें आता है कि धरातल पर मानव क्रियाओं द्वारा निर्मित एक विशिष्ट प्रकार की सामाजिक संगठन होता है, जिसकी उत्पत्ति जल निकास की सुविधाएं एवं उपयुक्त धरातलीय आधार पर होती है। इसके आसपास के क्षेत्र आर्थिक साधनों से बनी होते हैं और इसके द्वारा ही उस क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सामान्यतः नगर क्षेत्रीय केंद्र होता है। वह परिवहन, उद्योग एवं खनिज, राजनीतिक तथा सामाजिक सेवाओं का भी केंद्र बिंदु होता है। मान लीजिए जो आपका केंद्र बिंदु बताया गया है वह परिवहन, उद्योग, खनिज, राजनीतिक तथा सामाजिक को बताया गया है। नगर में भांति भांति की दुकानें होती हैं। नहीं, भांति का मतलब है कई प्रकार की। व्यापारिक प्रशासनिक दफ्तर होते हैं, व्यापार का होता है, और जो प्रशासनिक होते हैं शिक्षण संस्थाएं, आमोद प्रमोद के साधन। आमोद प्रमोद का मतलब होता है सारी चीज़ के साधन हो गए, पानी, बिजली, पंखा। उसका फिर आता है आपका व्यापारिक औद्योगिक बस्तियाँ हो गई, यातायात केंद्र हो गए आदि की सुविधाएँ होती हैं, जिनकी जनसंख्या सामान्यतः 50,000 से अधिक होती हैं। कस्बों और नगरों में कार्य स्वरूप की दृष्टि से बहुत कम अंतर पाया जाता है। प्रायः कस्बे ही कालांतर में जाकर नगरों का रूप धारण कर लेते हैं। यद्यपि जनसंख्या के आधार पर उनमें विशेष अंतर नहीं कहा जा सकता है, किंतु कार्य तथा कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अवश्य ही दोनों ही में अंतर होता है। कस्बों के कार्य अधिकतर सीमित होते हैं, उनमें नगरों की भांति स्पष्ट विशिष्ट कार्य क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। अतः कस्बों में आवागमन, आदान प्रदान, विनिमय और विशिष्ट विपणन, बैंकिंग सुविधाओं आदि की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती जितनी बड़े नगरों में मिलती हैं। अब आता है नगरीय बस्तियों की विशेषताएं। नगरीय बस्तियों की विशेषताएं इसमें निम्नलिखित रूप से बताई गई है। फर्स्ट नंबर बताया गया है इसमें
कि यह केवल कुछ बस्तियों के ही इकाई नहीं होती हैं। इनमें कार्यों के आधार पर अनेक स्पष्ट भाग हैं, जैसे मध्यम वर्ग, श्रमिकों तथा वाणिज्य व्यवसाय में लगे लोगों के निवास गृह, कारखानों का औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक प्रशासनिक खंड व कार्यालय, आमोद प्रमोद एवं मनोरंजन के स्थान, शिक्षा, चिकित्सा आदि संस्थाएं। सेकंड नंबर आता है आपका, इसमें गैर कृषि संबंधी उद्योग होते हैं, जैसे अधिकांश निवासी शिक्षण, चिकित्सा, न्याय, अधिकोषण, व्यापार, प्रशासनिक एवं परिवहन संबंधी सेवाओं का। उसके बाद थर्ड नंबर आता है आपका, नगरों में मकानों की बनावट सघन एवं एकत्रित होती है, अतः जनसंख्या का घनत्व ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा अधिक होती है। मकान कई मंजिल के होते हैं। न्यूयॉर्क की गगनचुंबी अट्टालिकाएँ सामान्यतः 80-90 मंजिल की है, जबकि मुंबई में 10 से 15 मंजिल की और अन्यत्र 3 से 4 मंजिल के मकान होते हैं, जिनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। फोर्थ नंबर आता है आपका, नगर परिवहन एवं संचार वाहन के साधनों से पूरी तरह सुसज्जित होते हैं। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार आदि की अधिकता मोटर कारों, स्कूटरों तथा अन्य वाहनों के कारण भीड़ भाड़, बस सेवा आदि होना, विभिन्न लोगों के निवास गृह, कार्यक्षेत्र का स्पष्ट विभाजन होना और अधिकांश परिवार के स्त्री पुरुषों दोनों का ही अधिक कार्यों में लगे रहना नगरों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो ये हो गया आपका नगरीय अधिवास की बात। अब आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका, कि भारतीय ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारतीय ग्रामीण बस्तियों, अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भारतीय जो ग्रामीण बस्तियाँ हैं वो निम्नलिखित रूप से बताई गई हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में बताया गया आपका कि गाँव के निर्माण में स्थानीय रूप से मिलने वाली सामग्री का ही उपयोग किया जाता है। ये प्रायः मिट्टी, ईंटों और घास फूसे के बने हैं। पत्थर के गांव भी अनेक क्षेत्रों में मिलता है। सेकंड नंबर आपका आता है कि भारतीय गांवों में बड़े पुराने हैं। ये भारतीय संस्कृति के मूल आधार मानते हैं। जिसे महात्मा गांधी के शब्दों में कहा गया है, यदि गाँव की प्राचीन सभ्यता नष्ट हो गई तो देश में अंततः नष्ट हो जाएगी। जो क्या आगे बताया गया, तो देश भी क्या हो गया, अंततः नष्ट ही समझो। फिर आता है थर्ड नंबर कि सार्वजनिक उपयोग के लिए कुएं, तालाब, मंदिर, सराय या पंचायत घर होता है, जहां गांव संबंधी सभी कार्यों का निर्णय लिया जाता है। उसके बाद थर्ड नंबर आता है कि फोर्थ नंबर आता है उसके बाद में कि भारतीय गांव प्रायः चारों ओर के वृक्षों के कुंजे से घिरे होते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में घरों के निकट नारियल, सुपारी, केले और फलों के वृक्ष तथा अन्यत्र पीपल, आम, शीशम, बबूल आदि के वृक्ष मिलते हैं। उसके बाद फिर आता है सिक्स नंबर आपका कि गांव किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार नहीं बनाए गए, इसलिए उनकी गलियां टेढ़ी मेढ़ी और बनावट अत्यंत अव्यवस्थित होती हैं। गांव के बाहर कूड़े के ढेर दिखाई पड़ते हैं तथा शौचालयों का अभाव होता है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट सिक्स नंबर है आपका इसमें दोस्तों कि गाँव में छुआछूत का विचार अधिक पाया जाता है। गाँव के केंद्र में क्षत्रिय, साहूकार एवं उच्च समाज के लोगों के घर मिलते हैं और बाहर की ओर अनुसूचित जातियों की इसी भाग में जैसे शिल्पकार हो गए, बढ़ई, जुलाहे, तेली, चर्मकार, कुम्हार आदि के घर भी होते हैं। फिर आता है एट्थ नंबर कृषि के घरों में आंगन में ही उसमें संलग्न भाग में पशुओं के लिए बाड़ा, चारा, औजार आदि रखने के स्थान एवं अनाज संग्रह के कोठे होते हैं। दीवार पर गोबर के कंडे आदि सुखाने को लगा दी जाते हैं। उसके बाद फिर आता है दोस्तों नाइन्थ नंबर, गांव का संबंध अन्य बस्तियों से पगडंडियों, कच्चे रास्तों एवं बैलगाड़ियों के मार्गों के द्वारा होता है और वर्तमान में अनेक गांव राजमार्गों के निकट स्थित में हैं। उसके बाद फिर आता है टेंथ नंबर, गांव में ही आवश्यकता की प्रायः सभी वस्तुएं महाजनों, छोटे फुटकर व्यापारियों द्वारा उपलब्ध करा दी जाती है। अतः गांव अधिकांशतः प्राथमिक आवश्यकताओं में स्वावलंबी होते हैं। केवल नमक, कपड़ा, दिया सिलाई, पेट्रोलियम, सीमेंट, लोहा, मशीनरी, रासायनिक खाद, दवाइयाँ आदि के लिए निकटवर्ती मंडियों और बाज़ारों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये हो गया आपका फोर्थ नंबर भारतीय ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख विशेषताएं। फिर आता है 5 नंबर जनाधिक्य की अवधारणा को स्पष्ट। जनाधिक्य का मतलब, अब आपका आता है जनाधिक्य का अवधारणा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है आपका दोस्तों। जनाधिक्य का अवधारणा क्या बताई गई इसमें आपका
इसमें जनाधिक्य का अवधारणा बताई गई है दोस्तों। यदि किसी देश में जनसंख्या अधिक हो तथा संसाधनों की उपलब्धता कम हो, अथवा यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि उस देश के संसाधनों की विकास की तुलना में अधिक हो तथा तृतीयक सेवाओं की वृद्धि तकनीकी विकास की तुलना में कम हो, तो ऐसी अवस्था जनाधिक्य कहलाती है। कैसी अवस्था? इसी अवस्था को हम जनाधिक्य कहलाती हैं। यहाँ पे शकल आपको बताया गया है कि यानी क्लार्क महोदय जी के अनुसार बताया गया है कि इसमें जनाधिक्य दो प्रकार की। पहला तो बताया गया है उन्होंने फर्स्ट नंबर बताया है फर्स्ट नंबर बताया सकल जनाधिक्य। इसमें इस प्रकार के जनाधिक्य में संसाधनों के अतिरिक्त विकास के बावजूद जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न मिलता है। सेकेंड नंबर बताया है उन्होंने सापेक्षिक जनाधिक्य। इसमें इन्होंने बताया है कि यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें उत्पादन की वर्तमान स्तर जनसंख्या की आपूर्ति के लिए अपर्याप्त होता है, लेकिन उपलब्ध संसाधनों से और अधिक जनसंख्या की आपूर्ति के उत्पादन की संभावनाएं रहती हैं। फिर उसके बाद में आता है सामान्यतः विश्व की पिछड़ी व विकासशील अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र विकसित तकनीकी व पर्याप्त पूंजी के अभाव में अपने देश के संसाधनों की समुचित उपयोग कर पाने में असमर्थ रहते हैं। जहां अल्प जनसंख्या की स्थिति हो, अर्थात विश्व का कोई भी राष्ट्र संपूर्ण रूप से जनाधिक्य वाला क्षेत्र नहीं हो सकता। क्षेत्रीय स्तर पर जनाधिक्य को दो भागों में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर में ग्रामीण जनाधिक्य और सेकंड नंबर आपका आता है औद्योगिक जनाधिक्य। ग्रामीण जनाधिक्य में आता है आपका कि ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले तीव्र जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि की उपलब्धता कम हो जाती है। साथ ही कृषि कार्यों में यांत्रिक उपकरणों में बढ़ते प्रयोग से खेतिहर मजदूरों की मांग भी घट जाती है, और जिसके कारण छोटी जोत वाले कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों में रोजगार प्राप्त न होने से भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस अवस्था में ग्रामीण जनसंख्या के भरण पोषण में और ग्रामीण संसाधन पूर्णतः सक्षम नहीं रह पाते हैं। तो ये आपका आता है ग्रामीण जनाधिक्य। उसका नाम आता है सेकंड नंबर औद्योगिक जनाधिक्य। औद्योगिक जनाधिक्य में बताया गया है कि ग्रामीण जनाधिक्य जहां विस्तृत स्तर पर देखने को मिलता है, वहीं औद्योगिक जनाधिक्य छिटपुट रूप में देखने को मिलता है। औद्योगिक जनाधिक्य मुख्य रूप से उन औद्योगिक क्षेत्रों में मिलता है जहां तकनीकी विकास एवं अधिकतम मशीनों की बढ़ते प्रयोग से बृहद स्तर पर औद्योगिक श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं, अथवा आर्थिक कारणों से औद्योगिक उत्पादन में कमी या पूर्ण रूप से ह्रास हो जाता है। तो ये आता है आपका औद्योगिक जनाधिक्य के बारे में। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रसंभाव्यवाद पर टिप्पणी लिखिए। अब आपका आता है प्रसंभाव्यवाद के बारे में। इसमें लिखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानव भूगोल की विचारधारा में अभूतपूर्व परिवर्तन होने लगे। मानव द्वारा तेजी से प्रकृति पर विजय का बुलंद नारा का प्रयोग होने लगा। इसी सौंदर्य में नियतिवाद के पश्चात विकसित संभाव्यवाद या नवनियतिवाद का भी गौड़ मानकर कतिपय मानव भूगोल के विद्वान ने संभावनावाद का नारा बुलंद दिया। अब आपका आता है कि इस कथ्य के आधार पर वर्तमान मानव ने इतने उच्च स्तर पर वैज्ञानिक शोध पर सफलता प्राप्त की कि सर्वत्र मानव के लिए संभावनाओं के द्वार क्या हो गए? खुल गए। मानव प्रकृति की किसी भी स्तर की प्रतिकूलता को अपने द्वारा विकसित साधनों एवं उपकरणों से अनुकूलता में बदल सकता है। कई पशुओं व पक्षियों तथा वनस्पति के जीन में संशोधन पर वंचित क्लोन विकसित कर उनसे नई नस्लें प्राप्त की। और यही नहीं, ऐसी संपूर्ण प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत कर मानव ने उसके विकास की प्रकृति के समान ही नियंत्रण तंत्र का विकास भी दिखाई। और यही नहीं, मानव ने अत्याधुनिक इंटरनेट प्रणाली का विकास कर विश्व के किसी भी भाग में हुई खोज के विश्व के अन्य सुदूर भागों में हो रही ऐसी ही खोज व शोध को समायोजित कर विकास के कार्य में विशेष गति प्रदान कर उसे बहुआयामित बनाया।
यानी कि निर्विवाद रूप से आज का विज्ञान तंत्र बहुपक्षीय, बहुआयामित एवं विशिष्ट परिणामों वाला एक मानव प्रकृति एवं सभी जीवों के प्रत्यक्ष पक्ष को प्रभावित करता रहा है। इसी आधार पर मानव के लिए सर्वत्र संभावनाएं ही संभावनाएं हैं और वह प्रकृति का प्रत्येक प्रतिकूलता को अनेक विधियों से संशोधित कर क्षेत्र व प्रदेशवार को सुधारता रहा। जो यानी कि जो क्षेत्र है और प्रदेश रहा उसको सुधारने का प्रयास किया। इतना सब कुछ होते हुए भी मानव के प्रदूषण के भूत की बीमारियां एवं मानव द्वारा ही सृजित अनेक प्रतिकूलताओं को भी जितना स्वयं मानव के लिए बड़ी चुनौती है, अतः जहां मानव प्रकृति की चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ रहा है, वहीं आज कठिनाइयाँ, प्रतिकूलताएं एवं स्वयं मानव रचित समस्याओं एवं राग व विभीषिकाएँ मानव के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर मुँह बाएं खड़ी है। कई क्षेत्रों में आज भी प्रकृति के क्रियाकलाप अजेय ही माने गए हैं। तो इस तरीके से आपका था प्रसंभाव्य के बारे में, कि प्रसंभाव्य के बारे में। तो आप लोग को समझा कि प्रसंभाव्य जो प्रसंभाव्यवाद है उसके बारे में आप लोग को समझ में आया, प्रसंभाव्यवाद के बारे में। अब आपका आता है नेक्स्ट खंडसा। खंडसा में केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो आपको 4 शब्दों में देना है। अब जैसे 7वां प्रश्न आपका है कि मानव भूगोल की परिभाषाएं दीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या स्थानांतरण क्या है। आपको हमने कुछ पढ़ा, लेकिन ये आपका इसमें आपको कारण और परिणाम दोनों लिखना होगा जनसंख्या स्थानांतरण का। फिर आता है 9th नंबर, मानव के कर्मिक विकास का वर्णन कीजिए। 10th नंबर प्रश्न है कि मानव भूगोल से संभाववाद की संकल्पना की विवेचना कीजिए। तो ये 2 प्रश्न करके हम आपको अलग से वीडियो बना देंगे दोस्तों, जिससे कि आपको पढ़ने में और लिखने में आसानी हो जाएगी और अच्छे से आप लोग को समझ में भी आएगा। और क्योंकि ये लॉन्ग हो जाएगी तो आप लोग को पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत आएगी और अच्छे से आपको समझ भी नहीं आएगा। तो जैसे भी आपको होगा सारी वीडियो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे, सारे प्रश्न आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। और अगर इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग जुड़कर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब के अदर्स में आपको व्हाट्सएप का लिंक अपडेट करा दिया गया है, वहाँ से आप लोग के फेसबुक से भी पढ़ना चाहते हैं, फेसबुक पे अपडेट करा दिया गया है। तो सारे आपको लिंक अपडेट करा दिए गए हैं। तो दोस्तों ये सारे आपके लिए बहुत ही अब जो चिंता का विषय था कि पढ़ने के लिए थोड़ा आपको तकनीकी का सहारा नहीं मिला, तो सारे तकनीकी आपको मिलते हैं। तो इसी के साथ आप लोग पढ़ते रहिए और मज़े से आप मज़े लीजिए और अच्छे से तैयार करिए। तो धन्यवाद दोस्तों।